हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एमवी ट्यूटोरियल्स। आज बच्चा हम लोग एसी सर्किट का जितना भी फॉर्मूला होता है आपके बोर्ड का वो सब कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आपका एसी सर्किट का चैप्टर अच्छे से नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है, तो ये वाला आप वीडियो अच्छे से देखिए। इससे आपको इस चैप्टर का फॉर्मूला पूरा डिटेल में हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको एसी सर्किट टफ लग रहा होगा अब तक, तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले वाले वीडियो के बाद, ठीक है, मैंने इस पर्टिकुलर चैप्टर का एसी सर्किट का आपको पूरा एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिया हुआ है। ठीक है, आप वो वीडियोस देखो और इसका वन शॉट आपको दिया जाएगा, आप वो वाली वीडियो देख सकते हो, तो आपका एसी सर्किट पूरा डिटेल में अच्छे से यहां से हो जाएगा। ठीक है, एक बार यहां से आपने फॉर्मूला कर लिया तो आपको एसी सर्किट के फॉर्मूले के लिए और कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। मैं हूं आपका मिथिलेश सर। ठीक है, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी मैं वीडियोस के टाइम पे आपको डालूंगा। आप वहां पे अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपका कुछ भी डाउट और क्वेरीज होता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइए बच्चा स्टार्ट करते हैं हम लोग आज एसी सर्किट। ना बच्चा ध्यान से देखना, एसी सर्किट में जब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला अपन अल्टरनेटिंग सिग्नल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? अल्टरनेटिंग सिग्नल के बारे में। अब अल्टरनेटिंग सिग्नल जो रहता है बच्चा, इसमें हम दो चीज के बारे में बात करेंगे। एक हम बात करेंगे अल्टरनेटिंग ईएमएफ के बारे में, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, या हम इसको इंस्टैन्टेनियस ईएमएफ भी बोल सकते हैं। तो इंस्टैन्टेनियस ईएमएफ, ठीक है। दूसरा इसमें हम बात करेंगे बच्चा अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट और इंस्टैन्टेनियस करंट, इंस्टैन्टेनियस करंट। ठीक है, तो पहला आपका है इसमें अल्टरनेटिंग ईएमएफ और इंस्टैन्टेनियस ईएमएफ। दूसरा आपको यहां पे मिलेगा अल्टरनेटिंग करंट और इंस्टैन्टेनियस करंट। ध्यान से सुनना बच्चा। ना इसमें एक चीज करते हैं बच्चा, ध्यान से देखिए। ये जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है आपका, ठीक है, इस अल्टरनेटिंग ईएमएफ का फॉर्मूला मैं डायरेक्टली इसी बॉक्स में लिख देता हूं आपके लिए, ताकि आपको करने को सिंपल होगा। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चा, अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो रहता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, वेयर वेयर ई नॉट जो है आपका, हम इसको बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। पीक वैल्यू बोलता है कोई कोई, इसको मैक्सिमम वैल्यू भी बोलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होता है पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। यहां पे आपका ओमेगा जो है हम इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये आपका हो गया ईएमएफ अल्टरनेटिंग और इंस्टैन्टेनियस। वैसे ही अगर मैं अल्टरनेटिंग करंट या इंस्टैन्टेनियस करंट की बात करूं बच्चा, इसमें हम बोल सकते हैं कि आई जो रहता है वो रहता है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब यहां पे बच्चा क्या होगा, ध्यान देना, यहां पे आपका जो आई नॉट है, आई नॉट ये होता है पीक वैल्यू ऑफ करंट। क्या होगा? पीक वैल्यू ऑफ करंट। और ओमेगा जैसा वहां पे था, ये भी आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और अल्फा जो है बच्चा, ये फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड करंट। ये दोनों के बीच में अगर कोई फेज डिफरेंस है तो ये होगा अल्फा से डिनोट किया है मैंने यहाँ पे। तो अभी क्या किया बच्चा, ध्यान से देखना, अल्टरनेटिंग सिग्नल जो है इसको मैंने दो पार्ट में किया। अल्टरनेटिंग ईएमएफ, या इसको हम इंस्टैन्टेनियस ईएमएफ भी बोलेंगे, इसकी इक्वेशन हमने क्या बनाई? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, फिर मैंने दूसरा बात किया आपसे अल्टरनेटिंग करंट और इंस्टैन्टेनियस करंट का। इसका फॉर्मूला हमने क्या बनाया? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। अल्फा जो है ये फेज डिफरेंस होता है बिटवीन ईएमएफ एंड करंट। तो अगर फेज डिफरेंस नहीं होगा, समझो कहीं पे कुछ,
तो अगर ये अल्फा हम गायब कर देंगे, कब होगा ये? जब फेज डिफरेंस नहीं होगा। तो अगर ईएमएफ और करंट के बीच में फेज डिफरेंस नहीं होगा, तो आप इंस्टेंटेनियस करंट या अल्टरनेटिंग करंट को I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हो। न्यूमेरिकल्स करते टाइम पे कहीं कहीं पे हमको I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी लेना पड़ता है, जहां पे हमको फेज डिफरेंस उनके बीच में, ईएमएफ और करंट के बीच में नहीं दिया होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है हमको। अब बच्चा ध्यान से सुनना, ये जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ वाला पार्ट है, इसमें कुछ और चीजें आती हैं, जिसमें एक हमको पढ़ना है मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू। मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ। सो मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ में बच्चा ई एवरेज जो है, इसको हम लिखते हैं 2/पाई ई नॉट, और 2/पाई का वैल्यू अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होता है 0.637। ठीक है, तो जहां पे जैसा यूज होगा उसके हिसाब से आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? ई एवरेज इज इक्वल टू 2/पाई ई नॉट, और 2/पाई का ये वैल्यू है, हमने निकाल के रखा हुआ है 0.637। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमको याद करना है यहाँ पे। फिर इसी में बच्चा एक चीज आता है, इसको हम बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर। इसको आप आरएमएस बोलते हो, आरएमएस। आरएमएस रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस वैल्यू, और हम इसको इफेक्टिव वैल्यू भी बोलेंगे। जब कभी न्यूमेरिकल्स देते हैं तो कभी कभी वो बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ईएमएफ या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। तो इफेक्टिव वैल्यू बोला, इसका मतलब बच्चा आरएमएस वैल्यू। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। सो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो अगर ये मुझे कैलकुलेट करना हो कभी, बच्चा ध्यान से सुनना, तो इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं ई आर एम एस जो है आपका, दैट इज नथिंग बट ई नॉट अपॉन √2। सो स्टूडेंट्स, ई आर एम एस क्या हो गया? ई नॉट अपॉन √2, और 1/√2 का वैल्यू होता है बच्चा 0.707। ठीक है, तो ये हो गया आपका। सो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोला या इफेक्टिव वैल्यू बोला ईएमएफ में, आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, ई आर एम एस इज ई नॉट अपॉन √2, 1/√2 इज 0.707, तो आपको ये फॉर्मूला मिल गया है। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको इस तरफ बताया है, अगर हम अल्टरनेटिंग करंट वाले साइड में जाएंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना, तो यहां पे जैसे हमने वहां पे लिखा था आपको, यहां पे भी हमको क्या मिलेगा? एक एक हमको मिलेगा मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, सिमिलर जैसा उधर लिखा है, आप आई एवरेज जब निकालने जाओगे, आप बोलोगे 2/पाई आई नॉट, और ये होता है 0.637 आई नॉट, जैसे आपको वहां पे समझाया था। ठीक है, दूसरा यहां पे आप जब जाएंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इधर भी होता है। सो रूट मीन स्क्वायर यानी कि आरएमएस, आरएमएस वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट, इसका निकालना है आपको। फॉर्मूला ये हो जाएगा आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2, जैसा आपको वहां समझाया था, 1/√2 हो जाता है 0.707, और ये आई नॉट हमने यहाँ पे पुट इन कर दिया। ठीक है, तो अगर बच्चा ध्यान से समझा आपने, अल्टरनेटिंग सिग्नल में मैंने दो बना दिया, अल्टरनेटिंग ईएमएफ जिसको हम इंस्टेंटेनियस ईएमएफ भी बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट या इंस्टेंटेनियस करंट बोलेंगे। ये फॉर्मूला हो गया आपका अल्टरनेटिंग ईएमएफ का, अल्टरनेटिंग करंट का। मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने बोला तो हम दोनों तरफ देखेंगे अगर आप ध्यान से, तो फॉर्मूला सिमिलर जैसा है। ठीक है, फिर हमने बात करी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू की दोनों तरफ। ठीक, आई गेस समझ में आया। अब देखो, इसमें एक चीज होता है बच्चा, कभी कभी कैलकुलेशन के लिए ना ये लोग, मैं यहां पे लिखता हूं, ध्यान देना, कभी कभी कैलकुलेशन के लिए ना ये लोग आपसे हीट कैलकुलेशन पूछेंगे। तो हीट प्रोड्यूस्ड बाय साइनुसॉइडली वेरिंग AC
ओवर अ कंप्लीट साइकिल, ये दोनों के लिए है, ठीक है। एसी में चाहे अल्टरनेटिंग ईएमएफ हो और करंट हो, तो हीट प्रोड्यूस्ड बाय साइनसॉइडली वेरिंग एसी ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज गिवन बाय हीट का फॉर्मूला बच्चा होता है जो आप नॉर्मल पढ़ते हो, ओम्स लॉ में आपने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा हुआ है, उसमें हम क्या बोलते हैं, हीट हीट जो रहता है वो कैसे कैलकुलेट करते हो, आई स्क्वायर आर टी, यानी करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम। तो एसी में करंट जो रहता है उसको हम आरएमएस करंट बोलते हैं, तो ये हो जाता है आई आरएमएस का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम। जो है बच्चा एक कंप्लीट साइकिल के लिए टाइम क्या होता है, कैपिटल टी, और कैपिटल टी किसके बराबर होता है, 2 पाई बाय ओमेगा के बराबर। तो ये एक चीज हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट यहां पे हमको चीज ध्यान रखना है, क्या है वो सुन लेना। हमको कभी कभी ना बच्चा एमसीक्यूज में, न्यूमेरिकल्स के एमसीक्यूज वाले पार्ट जो रहते हैं उसमें कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि जब एक कंप्लीट एसी साइकिल की बात करोगे उसमें मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू क्या रहता है। तो मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ और करंट फॉर अ फुल एसी साइकिल इज ऑलवेज जीरो। जब एक कंप्लीट साइकिल की बात करोगे, उस एक कंप्लीट साइकिल में एक पॉजिटिव हाफ होता है, एक नेगेटिव हाफ होता है, तो अगर मैं मीन निकालूंगा, एवरेज निकालूंगा एक कंप्लीट साइकिल का एसी में, तो उसका वैल्यू चाहे आप एवरेज ईएमएफ निकालो चाहे आप एवरेज करंट निकालो, उसकी वैल्यू हमेशा जीरो आती है। दैट इज द रीजन कि ये जो मैंने मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू कैलकुलेट किया है ना बच्चा, ये हम हाफ एसी साइकिल पे निकालते हैं। तो यहां पे मैंने मेंशन किया मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ और करंट फॉर अ फुल एसी साइकिल इज ऑलवेज जीरो। हेंस mean or average value is calculated over half AC cycle। आई गेस स्टूडेंट समझ में आया है आपको, अपन ने जो भी पढ़ा, ठीक है। सो अल्टरनेटिंग सिग्नल में दो पढ़ा आपको, अल्टरनेटिंग सिग्नल में मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू फाइंड करने बताया आपको, आरएमएस वैल्यू फाइंड करने बताया, वही चीजें हमने करंट में पढ़ी। फिर दो चीजें आपको यहाँ पे स्टार मार्क करके दिया हुआ है, एक हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला, ठीक है, याद करना है इसको, और एक अपन ने बात करा कि मीन और एवरेज वैल्यू अगर अपन फुल एसी साइकिल के लिए निकालते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा जीरो होता है। इसी वजह से हम मीन या एवरेज जब कैलकुलेट करते हैं तो हम ये हाफ एसी साइकिल पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आओ अगले टॉपिक पे चलते हैं बच्चा, ध्यान से सुनना है। देखो बच्चा ध्यान से देखो ना, इसमें क्या करूंगा बच्चा, ध्यान से सुनना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट के बारे में हम बात करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट, ध्यान से सुनना है और समझना है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट जब हम पढ़ना चालू करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास चार अलग अलग टाइप का एसी सर्किट होता है, ठीक है। इसमें पहला जो होता है आप इसको बोलोगे प्योर रेजिस्टर एसी सर्किट, ठीक है, प्योर रजिस्टर एसी सर्किट, ये हमारा फर्स्ट है। फिर दूसरा आता है मेरा प्योर इंडक्टर एसी सर्किट, प्योर इंडक्टर एसी सर्किट। फिर हमारा तीसरा आता है बच्चा प्योर कैपेसिटर एसी सर्किट, ठीक है। और चौथा जो हमको टाइप ऑफ एसी सर्किट पढ़ना है उसमें बच्चा हम बोलते हैं सीरीज एलसीआर, सीरीज एलसीआर एसी सर्किट, ध्यान देना, सीरीज एलसीआर एसी सर्किट।
ना बच्चा ध्यान से देखो, पहला जो है वो हमने बोला आपको प्योर रजिस्टर एसी सर्किट, मतलब ऐसा ऐसे सर्किट जिसमें केवल रजिस्टर लगा होगा। फिर दूसरा है हमारा प्योर इंडक्टर सर्किट जिसमें केवल इंडक्टर लगा होगा। फिर तीसरा हमने बात करा प्योर कैपेसिटर एसी सर्किट जिसमें केवल कैपेसिटर लगा होगा सर्किट में। और ये जो आखिरी वाला है बच्चा, इसमें हम सीरीज में इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर तीनों लगाते हैं, इसलिए हमने उसको बोला सीरीज एलसीआर एसी सर्किट। ठीक है ना, ध्यान से सुनना बच्चा, ये जो प्योर रजिस्टर एसी सर्किट है इसमें जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चा, ध्यान से देखना है, इक्वेशन ऑफ इंस्टैन्टेनियस ईएमएफ एंड करंट is given by ईएमएफ का इक्वेशन प्योर रजिस्टर सर्किट में, अगर ईएमएफ एसी सर्किट का इक्वेशन ये है, देखो ध्यान से, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो I का इक्वेशन होता है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को बच्चा ध्यान से देखें, जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो ईएमएफ और करंट के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं स्टूडेंट्स, there is zero phase difference, there is zero phase difference between EMF and current। EMF और करंट के बीच में जीरो फेज डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा इसमें हमको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, क्योंकि अपन ने क्या किया, इसी सर्किट में केवल रजिस्टर लगाया है, तो रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा बच्चा, इस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम बोलेंगे ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। और हमने अभी थोड़े टाइम पहले पढ़ा था ई आर एम एस क्या होता है, ई नॉट अपॉन रूट टू। ठीक है, ई आर एम एस क्या होता है, ई नॉट अपॉन रूट टू। आई आर एम एस क्या होता है, आई नॉट अपॉन रूट टू। तो ई आर एम एस को अगर मैं ई नॉट अपॉन रूट टू लिखूं, आई आर एम एस को अगर मैं आई नॉट अपॉन रूट टू लिखूं, तो ऊपर नीचे रूट टू कैंसिल होगा, यानी आर जिसको मैंने ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस लिखा है, इसको हम ई नॉट अपॉन आई नॉट भी बोल सकते हैं। ठीक है, जहां पे ये पीक ईएमएफ हो गया और ये आपका पीक करंट हो गया, ई नॉट एंड आई नॉट। ठीक है बच्चा, अब आओ प्योर इंडक्टर एसी सर्किट में क्या होगा बच्चा, ध्यान से सुनना, इसमें जो इक्वेशन आपका होता है इंस्टेंटेनियस का, इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एंड करंट is given by इक्वेशन ऑफ ईएमएफ, अगर E इज ई नॉट साइन ओमेगा टी है, जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, तो अगर ईएमएफ का इक्वेशन ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो करंट का इक्वेशन होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो ईएमएफ का जो भी इक्वेशन है, करंट का जब इक्वेशन लिखा तो देखो उसका फेज डिफरेंस कितने से कम है, 90 से कम है, यानी इन दोनों के बीच में मेरा फेज डिफरेंस कितना है बच्चा, यहाँ पे करंट जो है वो पीछे चल रहा है ईएमएफ से, तो मैं बोल सकता हूं कि ईएमएफ ई जो है ये लीड कर रहा है, ईएमएफ ई लीड्स करंट आई बाय फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय टू। ठीक है, अब इसको याद रखने के लिए ना बच्चा, ध्यान से सुनना, इसको याद रखने के लिए एक बेस्ट तरीका है बच्चा, ये प्योर इंडक्टर को याद रखना ना, तो आपको एक वर्ड याद रखना पड़ेगा, एली। ठीक है, ये एली जो वर्ड है आपका, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो बीच में एल जो है वो इंडक्टर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो इंडक्टर अगर रिप्रेजेंट करता है वो, तो इंडक्टर में देखो ईएमएफ आगे चलता है करंट से, कैसे पढ़ेंगे इसको बच्चा, एक बार ध्यान से सुन लेना, इंडक्टर में ईएमएफ आगे चलता है करंट से, कितने से आगे चलता है, 90 से, तो ईएमएफ लीड्स करंट, देखो ईएमएफ आगे चलता है करंट से, किसमें, इंडक्टर में, कितने से, 90 से, तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, ऐसा ही अगर मैं कैपेसिटर की भी बात करूं ना बच्चा, ध्यान से सुन लो,
अगर मैं कैपेसिटर की बात कर लूं तो यहां पे क्या होता है, हम आइसक्रीम खाते हैं तो हम यहां पे एक वर्ड आइस याद रख सकते हैं। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जो प्योर कैपेसिटर एसी सर्किट होता है ना स्टूडेंट्स, आइसक्रीम खाते हो सब, तो आइस वर्ड तो याद रहेगा। तो प्योर कैपेसिटर एसी सर्किट में कैपेसिटर, ये सी जो है स्टैंड्स फॉर कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में हमारा ध्यान से सुनना, कैपेसिटर में हमारा करंट जो है वो आगे चलता है ईएमएफ से। वहां पे क्या था, देखो ईएमएफ आगे चल रहा था करंट से, यहाँ पे करंट आगे चलता है ईएमएफ से। दोनों में डिफरेंस कितने का होता है, 90 का ही होता है, पाई/2 का ही होता है, ठीक है। तो याद करने के लिए ये चीज ध्यान रखना है, जब मैं इक्वेशन की बात करूंगा तो हम उसको वापस लिखेंगे, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ यहाँ पे बच्चा, रेजिस्टेंस जो होता है प्योर इंडक्टर सर्किट में, ध्यान से सुनना, रेजिस्टेंस जब भी कैलकुलेट करने बोलेगा आपको प्योर इंडक्टर एसी सर्किट में, तो रेजिस्टेंस जो प्योर इंडक्टर एसी सर्किट में होता है उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर को हम बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये इंडक्टिव रिएक्टेंस हमको जब जब कैलकुलेट करने बोला जाएगा, ध्यान से सुनना बच्चा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सएल से। और क्योंकि ये रेजिस्टेंस है तो इसका फॉर्मूला निकालना है हमको, ठीक है। रेजिस्टेंस है तो इसका ऐसा यूनिट भी रेजिस्टेंस के जैसा होता है, ओम होता है, ठीक है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर मेरे को कैलकुलेट करना है बच्चा, ध्यान से सुनना, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, ये इक्वल होता है ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस के, ठीक है। और इसको आप बोलोगे ओमेगा एल। ध्यान देना, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो किसके बराबर होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस है इंडक्टर का, तो रेजिस्टेंस क्या रहता है, इट इज ईएमएफ अपॉन करंट, ईएमएफ अपॉन करंट। और इसको लिखने का एक दूसरा तरीका है, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में एक्सएल हम क्या लिखते हैं, ओमेगा एल, जो इक्वली हो जाता है 2 पाई एफ एल के बराबर। तो कभी भी इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना हो आपको, डेटा के हिसाब से आप इसमें से कुछ भी यूज करोगे, ठीक है। आई गेस आप सबको समझ में आया होगा बच्चा ये। अब आ जाओ हम प्योर कैपेसिटर एसी सर्किट की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे यहां पे मैंने बात करा था, देखो यहां पे क्या आगे चल रहा था, ईएमएफ आगे चल रहा था, यहां पे करंट आगे चलेगा। तो अभी मैं इक्वेशन लिखते टाइम पे क्या करो बच्चा, ध्यान से सुनना, इक्वेशन ऑफ इंस्टैन्टेनियस ईएमएफ एंड करंट इज गिवन बाय ई हो गया, अगर ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि करंट आगे चल रहा है, और कितने से आगे चल रहा है, 90 से, तो ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। ध्यान से देख लेना, इसको याद कर लेना, ठीक है। कभी कभी एमसीक्यूज के क्वेश्चंस बनते हैं। इंडक्टर में ईएमएफ आगे चलता है करंट से, कितने का फेज डिफरेंस, पाई/2 का। कैपेसिटर में करंट आगे चलता है ईएमएफ से, कितने फेज डिफरेंस से, पाई/2 से, ठीक है। अब यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, यहां पे हम बोल सकते हैं कि करंट जो है वो लीड कर रहा है, ठीक है। सो करंट आई लीड्स ईएमएफ ई बाय फेज डिफरेंस, बाय फेज डिफरेंस ऑफ पाई/2। समझा होगा आई गेस बच्चा। अब देखो, जैसे यहां पे हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला था विच इज रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर एसी सर्किट, वैसे ही यहां का जो रेजिस्टेंस होता है बच्चा, हम उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसको हम बच्चा रिप्रेजेंट करते हैं एक्ससी से, ठीक है। तो ये कैसे लिखा जाएगा, अगेन रेजिस्टेंस है तो क्या होगा, ईएमएफ अपॉन करंट, और इसको अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखें तो एक्सी होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा हम सबको पता है वो होता है 2 पाई एफ, तो ये बन जाएगा 2 पाई एफ सी। समझा बच्चा। तो ये हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये हो गया आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इतनी चीजें आई गेस आपको अच्छे से समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आ जाओ, तो सीरीज एलसीआर एसी सर्किट में क्या होगा बच्चा, ध्यान से सुनना। यहां पे क्योंकि तीनों हमने लगाया हुआ है, तो इक्वेशन अगर मैं लिखने को जाऊंगा, इक्वेशन ऑफ इंस्टैन्टेनियस, इक्वेशन ऑफ इंस्टैन्टेनियस ईएमएफ एंड करंट इज गिवन बाय, अब बच्चा क्या होगा, ध्यान से सुनना,
मैं बोल सकता हूं E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड मेरा जब करंट का इक्वेशन लिखने जाऊंगा ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। ध्यान से सुनना बच्चा, जब सीरीज एलसीआर सर्किट होता है, अगर इंडक्टर ज्यादा हो गया और या कैपेसिटर ज्यादा हो गया, मतलब अगर इंडक्टिव सर्किट है इसका मतलब उसमें 5 पॉजिटिव अगर मान लो हो गया कि एक में, तो एक में आपको क्या होगा, नेगेटिव। तो अगर सर्किट इंडक्टिव टाइप हुआ या सर्किट कैपेसिटिव टाइप हुआ, उसके हिसाब से ये पॉजिटिव नेगेटिव में से हम कोई भी इक्वेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो सीरीज एलसीआर सर्किट में हमारा करंट का इक्वेशन क्या बन गया, आई इज आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। ठीक, अब ध्यान देना, क्योंकि आप बच्चा देखो ना, ध्यान से देखो, यहां पे अगर आप देखोगे तो प्योर इंडक्टर सर्किट में करंट जो है वो पीछे चल रहा था ईएमएफ से। तो अगर ये इंडक्टिव सर्किट बना तो करंट का जब इक्वेशन लिखोगे तो आप ये -5 लिखोगे। लेकिन अगर कैपेसिटर सर्किट की मैं बात करूंगा, देखो यहां पे करंट जो है वो लीड कर रहा था, तो करंट लीड कर रहा था, मतलब ये जब करंट का इक्वेशन लिखूंगा तो मुझे वहां पे +5 लिखना पड़ेगा। इसका मतलब अगर सीरीज एलसीआर सर्किट में इंडक्टेंस ज्यादा ग्रेटर वैल्यू का है, तो वहां पे आप जब करंट का इक्वेशन लिखोगे तो आप माइनस यूज करोगे। लेकिन जब आप कैपेसिटर वाला ज्यादा वैल्यू का अगर वैल्यू होगा एसी सर्किट में, तो उस टाइम पे लिखते टाइम पे आप प्लस यूज करोगे, ठीक है। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है ना। इसमें ये फाई जो है क्या है बच्चा, वेयर हमारा फाई जो है इज फेज डिफरेंस, ध्यान देना, इज फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ ई एंड करंट आई। क्योंकि न्यूमेरिकल में हमको ये पूछते हैं कैलकुलेट करने, इसलिए ये चीज को हमको ध्यान रखना है। ये दोनों में हमारा फाई जो है वो फेज डिफरेंस है ईएमएफ और करंट के बीच में, ठीक है। अब बच्चा ध्यान सुनना, सीरीज एलसीआर सर्किट में तीनों चीजें साथ में है, मतलब हमारे पास इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है और रेजिस्टर भी है। तो यहां पे जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, यानी जो टोटल रेजिस्टेंस होता है ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, इसमें क्या होता है, हम इसको इसको बच्चा हम बोलते हैं इंपीडेंस। क्या बोलेंगे, इंपीडेंस। और इसी को मैं एक दूसरा नाम बोल देता हूं बच्चा, हम इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस सीरीज एलसीआर का। तो इंपीडेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस बच्चा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल जेड से। तो अगर मेरे को ये कैलकुलेट करना है, कैपिटल जेड अगर कैलकुलेट करना है बच्चा, ध्यान से सुनना, ये क्या होता है, ये होता है ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस, जैसा बाकी सब में लिखा था। सो इंपीडेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसके लिए, सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए, उसका वैल्यू क्या होगा, जेड इज इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस, एंड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब बच्चे एक चीज ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स करते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप स्क्वायर करते हो, बट आप एक चीज कर सकते हो। देखो अभी इसमें ये जो मैंने ब्रैकेट लिया है, इसमें अगर एक्सएल ग्रेटर है एक्सी से तो हम ये लिखेंगे, और कभी कभी क्वेश्चन में अगर एक्सी ग्रेटर हो गया एक्सएल से तो आप इनके पोजीशन चेंज कर सकते हो। अगर एक्सएल एक्सी से ग्रेटर है तो आप लिखोगे एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और कभी कभी यहाँ पे एक्सी जो है वो ग्रेटर हो जाता है एक्सएल से, तो आप चाहिए तो एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर फॉर्मूला बना के लिख सकते हो, ठीक है। अगर हम आगे पीछे लिखते हैं और स्क्वायर करना है तो वो पॉजिटिव ही होता है, तो आंसर में कोई फर्क नहीं होगा, आई गेस, ठीक है। और एक चीज बच्चा आप ध्यान देना, ये तो हो गया इंपीडेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस, यानी टोटल रेजिस्टेंस सीरीज एलसीआर सर्किट में। अगर टीचर ने हमको फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने बोला सीरीज एलसीआर में, किसमें, सीरीज एलसीआर में फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस हम कैसे लिखेंगे, ध्यान देना, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस फाई जो है आपका, ये इक्वल हो जाता है tan इनवर्स ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। ये तब जब एक्सएल एक्सी से ग्रेटर हो, अगर एक्सी ग्रेटर है तो आप एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर लिख सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना आप लोग स्टूडेंट्स, ये मैं क्या करता हूं बच्चा, ध्यान से सुन लो, एक सेकंड है बच्चा, देखना ध्यान से, ये फेज डिफरेंस है। अगर मेरे को सीरीज एलसीआर सर्किट में फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने बोला तो मैं फॉर्मूला क्या यूज करूंगा, tan इनवर्स ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसको याद रखने के लिए आपको मैं यहां पे एक ट्रायंगल होता है, इसको हम जनरली बोलते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, इंपीडेंस ट्रायंगल।
वो मैं बता देता हूँ, आप ध्यान रखोगे। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे जिसमें ये आपका 90 डिग्री हो गया, ध्यान देना। हाइपोटेनस आपका जेड हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस आर हो गया, और ये होता है एक्सएल माइनस एक्सी। तो यहां से अगर आपको फॉर्मूला निकालना है फाई का, अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे, इसमें अगर मैं tan फाई निकालने जाऊं बच्चा, तो tan फाई क्या होगा? tan फाई हो जाएगा, देखो ध्यान से, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। और यहां से अगर मैं फाई लिखने जाऊं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। तो अगर मैं ये चीज ध्यान रखता हूं तो मेरे को यहां से आराम से देखो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, इंडक्टर, प्योर इंडक्टर एसी सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला, और अगर तीनों लगाया हमने तो उसको हम इंपीडेंस बोलते हैं या इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसका फॉर्मूला निकाल के दे दिया। फिर यहाँ पे हमको एक फेज डिफरेंस याद करना होता है, जिसको सिंपल अगर टर्म्स में याद रखना है तो हमने इंपीडेंस ट्रायंगल बोल के इसको याद कर लिया, ठीक है। आई गेस इतना समझ में आया बच्चा। अब थोड़ा ध्यान देना, अब अगले पेज पे आओ। कभी कभी क्या होता है ना बच्चा, कि जब क्वेश्चन दिया जाता है तो हमेशा आपको एलसीआर सर्किट हो ये जरूरी नहीं है। कभी कभी केवल इंडक्टर और रजिस्टर होता है, या कभी कभी केवल कैपेसिटर और रजिस्टर भी होता है। तो ध्यान से सुन लेना, अगर अगर केवल मेरे पास एलआर सर्किट है, मानिए केवल इंडक्टर और रजिस्टर सर्किट लगाया हुआ है, फॉर एलआर एसी सर्किट, ध्यान से सुनना, फॉर एलआर एसी सर्किट जेड अगर निकालना है, इंपीडेंस अगर निकालना है, तो इसका फॉर्मूला ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ केवल आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से समझ लो। एंड एंड फेज डिफरेंस अगर मैं निकालने को जाऊंगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ केवल एक्सएल अपॉन आर। तो अगर हमको एलआर सर्किट दिया हो, ध्यान से सुन लेना, अगर हमको एलआर सर्किट केवल दिया हो और उसके लिए हमको इंपीडेंस निकालना हो या मेरे को फेज डिफरेंस निकालना हो, ठीक है, मांगता है तो मैं इधर लिख देता हूं, ये हमारे लिए क्या है, हमारा इंपीडेंस। तो इंपीडेंस निकालना हो या हमको बच्चा फेज डिफरेंस निकालना हो एलआर सर्किट में, हम इसको ये फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमको बोला नहीं, हमारे पास सीआर सर्किट है, ठीक है, तो सीआर सर्किट अगर हुआ तो बच्चा चेंज क्या होगा, ध्यान से देख लो। इंपीडेंस जब हम निकालने जाएंगे जेड, ये हो जाएगा ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। ये एक्चुअल में हो जाएगा क्या, ध्यान से सुनना, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर। और फेज डिफरेंस की जब बात आएगी, फेज डिफरेंस पाई, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ एक्सी अपॉन आर, ठीक है। तो अगर बच्चा ध्यान से समझ में आया होगा, एक बार देख लो जल्दी से। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट, कितने टाइप के एसी सर्किट हमने बात करे, 4 टाइप के एसी सर्किट बात करें, प्योर रजिस्टर सर्किट, प्योर इंडक्टर सर्किट, प्योर कैपेसिटर सर्किट एंड सीरीज एलसीआर सर्किट। सबके लिए स्पेशलिस्ट आपको इक्वेशन ऑफ ईएमएफ और करंट बता दिया और उनके रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। लास्ट वाले में हमने एक फेज डिफरेंस का फॉर्मूला याद किया यहाँ पे, ठीक है। और अगर सीरीज एलसीआर सर्किट के अलावा कोई 2 सर्किट बनता है, जैसे एलआर सर्किट और सीआर सर्किट को, उसके लिए फॉर्मूला आपको क्या यूज करना है वो आपको समझा दिया, ठीक है। समझ में आया होगा बच्चा आप सब लोगों को अच्छे से। आओ अगले टॉपिक पे चलते हैं, देखते हैं क्या बनता है फॉर्मूला वहां पे। ध्यान देना स्टूडेंट्स ना, बच्चा ध्यान से देखो, अभी हम बात करेंगे एवरेज पावर का कैलकुलेशन। ध्यान से सुनना, एवरेज पावर इन एसी सर्किट। एसी सर्किट्स में एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है ये हमको पढ़ना है। अब बच्चा आप ध्यान दो, हमने अभी कितने टाइप के एसी सर्किट पढ़े, 4 टाइप के एसी सर्किट पढ़े हमने, ठीक। तो अगर हमने 4 टाइप के एसी सर्किट पढ़े, यानी अगर मैं पावर निकालने को जाऊं तो मेरे को पावर इन चारों टाइप के एसी सर्किट के बारे में बात करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं, ध्यान से सुन लो। हमको पहला बात करना पड़ेगा एवरेज पावर, एवरेज पावर इन प्योर रेजिस्टर
एसी सर्किट। ठीक है, मेरे को पहले बात करना पड़ेगा एवरेज पावर इन प्योर रजिस्टर सर्किट, फिर मेरे को बात करना पड़ेगा एवरेज पावर इन प्योर इंडक्टर एसी सर्किट। ठीक है, फिर हमको बात करना पड़ेगा एवरेज पावर इन प्योर कैपेसिटर एसी सर्किट। ध्यान देना स्टूडेंट्स, और लास्ट में हम बात करेंगे एवरेज पावर इन सीरीज LCR एसी सर्किट। ध्यान से सुन लेना। सो अगर मेरे को एवरेज पावर कैलकुलेशन के बारे में बोला, क्वेश्चन पूछा, तो आपको एवरेज पावर कितने टाइप के एसी सर्किट पढ़े थे हमने? 4। तो हमको एवरेज पावर इन चारों टाइप के एसी सर्किट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो पहला है हमारा एवरेज पावर इन प्योर रेजिस्टर एसी सर्किट, दूसरा है हमारा एवरेज पावर इन प्योर इंडक्टर एसी सर्किट, तीसरा है हमारा एवरेज पावर इन प्योर कैपेसिटर एसी सर्किट, और चौथा है हमारा एवरेज पावर इन सीरीज LCR एसी सर्किट। ठीक है बच्चा, आप ध्यान से सुनते चलो। एवरेज पावर इन प्योर रजिस्टर एसी सर्किट होता है ना बच्चा, इसको हम इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम कैलकुलेशन में अपेरेंट पावर भी बोलते हैं। तो टीचर ने अगर आपको क्वेश्चन पूछा और अगर आपको पूछा कि आप अपेरेंट पावर निकालो, मतलब टीचर आपसे बोल रहा है एवरेज पावर इन प्योर रजिस्टर एसी सर्किट निकालना। ये चीज ध्यान रखना है बच्चा हमको। ठीक है, एवरेज पावर इन प्योर रजिस्टर एसी सर्किट को हम अपेरेंट पावर भी बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, ध्यान से देखो। एवरेज पावर अगर मैं प्योर रजिस्टर एसी सर्किट में कैलकुलेट करने जाऊंगा तो इसका फॉर्मूला होता है ERMS इंटू IRMS। ठीक है, इसको अगर हम चाहेंगे तो पीक EMF और पीक करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पीक EMF और पीक करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं जब चाहिए तो एवरेज पावर का कैलकुलेशन क्या हो गया, ERMS इंटू IRMS। आप एवरेज पावर कैलकुलेट कर लोगे यहां से। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चा, यहां पे बात करते हैं। देखो, ये जो प्योर इंडक्टर एसी सर्किट है या ये जो प्योर कैपेसिटर एसी सर्किट है ना, इन दोनों में अगर हम एवरेज पावर कैलकुलेट करने जाएंगे ना बच्चा, इसका वैल्यू 0 होता है दोनों में। चाहे प्योर इंडक्टर एसी सर्किट हो या प्योर प्योर कैपेसिटर एसी सर्किट हो, दोनों में एवरेज पावर का जो वैल्यू होता है वो इन दोनों में कितना होता है बच्चा, 0 होता है। ध्यान से सुन लेना इस बात, क्योंकि इन दोनों में एवरेज पावर का वैल्यू 0 होता है। इस वजह से क्या होगा, ध्यान देना, कभी कभी क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, सिंस एवरेज पावर इन प्योर इंडक्टर और कैपेसिटर एसी सर्किट is 0, hence current flowing through pure inductor or capacitor circuit is called wattless current और idle current। क्या होता है बच्चा, ध्यान से समझ लेना, क्योंकि प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर सर्किट में एवरेज पावर का वैल्यू हमेशा हमको 0 मिलता है, इसलिए इस पर्टिकुलर प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर सर्किट के टाइम पे जो करंट फ्लो करता है ना एसी वाला, उस करंट को हम एक नाम देते हैं, हम उसको बोलते हैं कि ये एक वैटलेस करंट है या इडल करंट है। तो हो सकता है एक आध मार्क के लिए थ्योरी में आपको क्वेश्चन जो आता है 1 मार्क वाला क्वेश्चन,
फिजिक्स वाले बोर्ड के पेपर्स में, उसमें आपसे टीचर पूछ ले कि वैटलेस करंट क्यों बोलते हैं जो करंट फ्लो करता है प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर सर्किट से, तो आप यहां से उसको लिख सकते हो। ठीक है, आई गेस आपको समझ में आया बच्चा यहाँ पे। अब अगले वाले टॉपिक पे चलते हैं बच्चा, ध्यान से सुन लेना ना। इसमें क्या करना है, देखो हमको एवरेज पावर की बात करनी है, इसमें सीरीज एलसीआर सर्किट में ना। सीरीज एलसीआर सर्किट का जो एवरेज पावर होता है ना बच्चा, इसको हम ट्रू पावर भी बोलते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू पावर। अगर आप ध्यान से देखो और समझो तो यहां वाले पावर को, एवरेज पावर को हमने एक नाम दिया है अपेरेंट पावर। वैसे ही मैंने यहां वाला एवरेज पावर जो है, जो सीरीज एलसीआर सर्किट में एवरेज पावर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, ट्रू पावर। याद रखना है इस चीज को। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो एवरेज पावर निकालना है अगर मेरे को सीरीज एलसीआर सर्किट में, इसका फॉर्मूला होता है बच्चा ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ध्यान देना, ये फॉर्मूला है एवरेज पावर का, वेयर 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 cos phi is called, हम cos phi को बच्चा बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलेंगे, cos phi को हम पावर फैक्टर बोलते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है, इसमें ERMS हम अब जानते हैं, IRMS अब हम जानते हैं। cos phi वाला जो टर्म है, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे इसी सर्किट में, पावर फैक्टर। कभी कभी पावर फैक्टर कैलकुलेट करने में पूछा जाता है, ठीक है। सो एंड ये जो पावर फैक्टर है ना बच्चा, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ध्यान से सुन लेना। पावर फैक्टर जो है आपका, जिसको हमने अभी बोला cos phi, ये अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो ये होता है आपका, ध्यान से देखो, ट्रू पावर डिवाइड बाय अपेरेंट पावर। अगर मेरे पास ये दोनों पावर की वैल्यू निकल गई तो मैं वहां से cos phi का वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे, तो ध्यान दो, ये ट्रू पावर था, इसको हमने ट्रू पावर बोला है, तो ट्रू पावर को अगर हम अपेरेंट पावर से डिवाइड करते हैं तो देखो ERMS IRMS कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, cos phi। और देखो मैंने पावर फैक्टर को क्या बोला था, cos phi। सो पावर फैक्टर cos phi जो है, इसको हम बोल सकते हैं ट्रू पावर डिवाइडेड बाय अपेरेंट पावर। अच्छा, इसको निकालने का एक दूसरा तरीका है, इसको हम बोल सकते हैं R/Z। अब ये आया कहां से, ध्यान से देखना बच्चा। हमने इंपीडेंस ट्रायंगल में आपको क्या बताया था, अभी थोड़े टाइम पहले हमने इंपीडेंस ट्रायंगल पढ़ा। उस इंपीडेंस ट्रायंगल में हमने क्या पढ़ा था, ध्यान से सुनना है एक बार अच्छे से। इंपीडेंस ट्रायंगल में हमने बोला था ये Z था, ये R था, ये XL माइनस XC था, और ये हमारा था फाई। तो इस इंपीडेंस ट्रायंगल में अगर हम cos phi निकालेंगे तो cos phi क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो इस पर्टिकुलर इंपीडेंस ट्रायंगल से बच्चा हम ये चीज लिखते हैं कि पावर फैक्टर cos phi जो रहता है वो क्या होता है, R/Z। आई गेस आपको समझ में आया बच्चा। तो यहाँ पे ये हो गया एवरेज पावर का फॉर्मूला। इसमें एक टर्म आया था cos phi, इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर। इसको कैलकुलेट करने का ये तरीका है। अब ध्यान से सुन लेना बच्चा, जब हम ये चारों की बात करते हैं, इन चारों की बात करते हैं ना बच्चा, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें अगर मैं पावर फैक्टर कैलकुलेट करने जाऊं, ध्यान से सुन लो, पावर फैक्टर अगर कैलकुलेट करने जाऊं तो प्योर इंडक्टर सर्किट में अभी थोड़े टाइम पहले हमने क्या पढ़ा है, प्योर इंडक्टर सर्किट में हमने पढ़ा है कि करंट और ईएमएफ के बीच में फेज डिफरेंस π/2 का होता है। उतना ही होता है प्योर कैपेसिटर सर्किट में। खाली फर्क क्या है, यहां पे ईएमएफ लीड करता है करंट को और यहां पे करंट लीड करता है ईएमएफ को। इसका मतलब इन दोनों में, मतलब ध्यान देना स्टूडेंट्स, इन दोनों में ही अगर मेरे को पावर फैक्टर पूछा, प्योर इंडक्टर सर्किट या प्योर कैपेसिटर सर्किट की बारे में बात कर रहा हूं, तो पावर फैक्टर अगर इन दोनों में पूछा तो पावर फैक्टर किसके बराबर होता है, cos phi के बराबर। और इन दोनों में फेज डिफरेंस कितने का था, करंट और ईएमएफ के बीच में, π/2 का। यानी मेरा फाई जो है वो कितना हो गया बच्चा, π/2। और cos 90 हम जानते हैं कितना होता है, 0। यानी याद रखना है, ये एमसीक्यूज में कभी कभी पूछते हैं, प्योर इंडक्टर सर्किट, प्योर कैपेसिटर सर्किट में पावर फैक्टर की वैल्यू जो है वो 0 होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्योर रेजिस्टर सर्किट की, ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं प्योर रेजिस्टर सर्किट के बारे में, तो प्योर रेजिस्टर सर्किट में बच्चा क्या होता है, फेज डिफरेंस आप याद करो।
फेज डिफरेंस ईएमएफ और करंट के बीच में कितना था? 0 था। यानी अगर मैं यहां पे पावर फैक्टर निकालने जाऊंगा, पावर फैक्टर प्योर रेजिस्टर सर्किट में cos phi which is cos 0 and which is 1, तो यहां पे पावर फैक्टर जो रहता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? यूनिटी 1। ठीक है, सो प्योर रेजिस्टर सर्किट में पावर फैक्टर का वैल्यू अगर पूछा जाएगा तो कितना बोलोगे आप? 1 बोलोगे। लेकिन प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर सर्किट में आपसे पूछा गया तो आप बोलोगे पावर फैक्टर इन दोनों में कितना है? 0 है। एमसीक्यूज में बहुत बार बोर्ड के पेपर्स में आया है, एंट्रेंसेस में आया है, तो आप इसको याद कर लेना है अच्छे से। ठीक है, आई गेस बच्चा आपको अच्छे से समझ में आया। एवरेज पावर का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, फिर न्यूमेरिकल्स के ऊपर जाना है एवरेज पावर के। ठीक है, आओ अगले टॉपिक पे चलते हैं बच्चा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, आइए ध्यान से। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लो। अब जो आप पढ़ने वाले हो ना, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक रेजोनेंस। ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस। इसमें हम पहले बात करेंगे सीरीज रेजोनेंस सर्किट की, फिर हम बात करेंगे पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के। ठीक है, तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, आप इसको रेजोनेंट भी लिख सकते हो, सीरीज रेजोनेंट सर्किट, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। ठीक है ना, आप भी ध्यान से सुन लो। ये जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट है बच्चा और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है, ये दोनों को अगर होना है, अगर ये दोनों को होना है तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? ध्यान से सुनना। इट अकर्स, दोनों, इट अकर्स व्हेन एक्सएल जो है वो किसके बराबर हो? एक्सी के बराबर। ये भी तब होता है, इट अकर्स व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, दोनों, दोनों में ही बच्चा अगर मैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करूं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करूं, दोनों में ही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ आर जो है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 पाई रूट ऑफ एल सी। ठीक है, जहां पे एल जो है आपका इंडक्टेंस होता है इंडक्टर का, और सी जो है वो कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटर का। यहां पे भी आप सेम फॉर्मूला यूज करोगे, तो यहां पे भी जो हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है स्टूडेंट्स, जो हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है एफ आर, ये हम लिखते हैं 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। ठीक है, ध्यान से सुनना। अच्छा, इसमें हमने ओमेगा पढ़ा हुआ है, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ, राइट। तो आप चाहिए तो एक चीज और यहां पे बोल सकते हो, एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ध्यान से सुन लेना। तो एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मेरा मतलब क्या? ध्यान दो, ओमेगा आर। तो ओमेगा आर क्या होता है? 2 पाई एफ। तो यहीं से, यहां से हम बोल सकते हैं इसको 1/√LC। वैसे ही अगर आप यहां पे भी लिखना चाहो एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो आप बोल सकते हो ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√LC। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान देना। तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट में ये हो गया, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में ये हो गया। अब ध्यान से सुन लो बच्चा, एमसीक्यूज में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपको यहीं पे बता देना चाहता हूं, तो ध्यान से सुन लो। ये जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट है, इसमें करंट जो है ये मैक्सिमम होता है, करंट इज मैक्सिमम बिकॉज बिकॉज इंपीडेंस इज मिनिमम। तो जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट होता है एलसीआर का, इसमें करंट मैक्सिमम होता है क्योंकि इंपीडेंस मिनिमम होता है।
तो यहां पे क्या होगा सर, ध्यान से सुन लो, यहां पे करंट जो है आपका वो मिनिमम होता है, करंट इज मिनिमम बिकॉज impedance is maximum. Impedance is maximum. ठीक है। अच्छा, ये जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट होता है ना स्टूडेंट्स, ये दिस सर्किट दिस सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव। इसका मतलब अगर सीरीज रेजोनेंस हुआ, ध्यान से सुन लो, अगर सीरीज रेजोनेंस हुआ ना, दिस सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव का मतलब अगर ये रेजोनेंस हुआ तो इस रेजोनेंस पे जो इंपेडेंस जेड होता है वो केवल आर के बराबर, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है, जेड क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। एक्सएल और एक्ससी देखो दोनों में इक्वल है, तो एक्सएल एक्ससी को हो गया तो वो निकल गया एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर से, तो जेड मेरा डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर। और ऐसा एसी सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस केवल आर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट। तो ये सीरीज रेजोनेंस सर्किट जब होता है उसमें जो सर्किट होता है उसको हम प्योरली रेजिस्टिव बोलते हैं। ठीक है। अब एक चीज और बच्चा ध्यान देना, ये जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट होता है इसमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो आप करंट भेजते हो ये केवल उस करंट को एक्सेप्ट करता है, बाकी सबको ये रिजेक्ट कर देता है। इसीलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ये जो सर्किट है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेप्टर सर्किट। ठीक है। ऑन दी कॉन्ट्ररी ये वाला जो रहता है इसको आप बोलते हो रिजेक्टर सर्किट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिजेक्टर सर्किट, रिजेक्टर सर्किट। तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट जो रहता है इसको हम एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं, जबकि पैरेलल रेजोनेंस सर्किट जो रहता है इसको हम रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं। ठीक है। अब बच्चा दोनों में ध्यान देना, दोनों में हम रेजोनेंस कर्व की बात कर लेते हैं। तो इसमें होता है सीरीज रेजोनेंस कर्व, सीरीज रेजोनेंस कर्व, इसमें हम बात करेंगे पैरेलल रेजोनेंस कर्व, पैरेलल रेजोनेंस कर्व। ना सीरीज रेजोनेंस कर्व में क्या होगा बच्चा, ध्यान से सुन लेना, इस तरफ हम लेंगे करंट, ठीक है, इस तरफ आपका हो जाएगा करंट आई और इस तरफ आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एफ। ठीक है। सो अगर मैं इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करूंगा, सीरीज रेजोनेंस कर्व का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे मिलता है बच्चा, जिसमें ध्यान देना, जिसमें देखो ध्यान से, ये आपका हो गया मैक्सिमम करंट, तो आप इसको आई मैक्स बोलोगे, और आई मैक्स जो है मैक्सिमम करंट, इसको हम एक्चुअली में पीक करंट बोलते हैं, है ना बच्चा। तो मैक्सिमम करंट हो गया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो जब सीरीज रेजोनेंस सर्किट में करंट मैक्सिमम होता है उस वाले फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये एफ आर जो है ये आपका है यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये है हमारा सीरीज रेजोनेंस कर्व। ठीक है। तो पैरेलल रेजोनेंस कर्व में क्या होगा बच्चे, एक बार ध्यान से देख लो आप सब लोग। पैरेलल रेजोनेंस कर्व में अगर मैं इस तरफ करंट लेता हूं और मैंने इस तरफ अगर फ्रीक्वेंसी ली हुई है, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी देखो सर्किट कैसा बनेगा बच्चा, ऐसा। अब इसमें ध्यान देना, करंट जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा था, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट जो है उसकी वैल्यू सबसे कम हो गई थी, तो यहाँ पे करंट का वैल्यू जो है वो मिनिमम है ना। और ये वाला फ्रीक्वेंसी जो है इसको आप बोलोगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जब आपका करंट मिनिमम था, तो ये है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। जैसा आपको समझाया था, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में करंट जो है वो मिनिमम होता है क्योंकि इंपेडेंस मैक्सिमम होता है, और सीरीज रेजोनेंस कर्व में क्या होता है, करंट जो है वो मैक्सिमम होता है क्योंकि इंपेडेंस जो है वो मिनिमम होता है। तो अगर हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से, अगर अगर आपने देखा होगा बच्चा, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस में फॉर्मूला देखो दोनों में सेम ही है, दोनों में एक्सएल जो है वो एक्ससी के बराबर होता है, दोनों में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सेम है, एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सेम है।
तो याद करना आसान है, और एमसीक्यूज में इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो भी आपसे पूछा जा सकता है वो मैंने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हो, आपका काम इलेक्ट्रिक रेजोनेंस का यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुन लो, एक और टॉपिक है इस सीरीज रेजोनेंस सर्किट में ना बच्चा, ध्यान से सुनना, अगले पेज पे लेके चलता हूं आपको, समझना बच्चा ध्यान से। एक इंपॉर्टेंट चीज होता है बच्चा इसमें, जो सर्किट अभी अपन ने पढ़ा, ध्यान से सुन लो, अच्छे से समझ भी लो इसको। जो हमने अभी एक सर्किट पढ़ा था बच्चा, सीरीज रेजोनेंस कर्व जो हमने पढ़ा, सीरीज रेजोनेंस कर्व जो हमने अभी पढ़ा, ध्यान से सुनना, इस चीज को समझना बच्चा। देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट जो था वो मैक्सिमम था, मतलब आई मैक्स था, और मैंने बोला था मैक्सिमम करंट को हम क्या बोलते हैं, आई नॉट। और करंट क्या होता है, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो जब, क्योंकि सीरीज रेजोनेंस कर्व प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है, तो उसका करंट क्या हो जाएगा, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। जेड यहाँ पे किसके बराबर होता है, आर के बराबर। यानी ये जो मैक्सिमम करंट है आई नॉट, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ई नॉट अपॉन आर। ध्यान से सुन लेना बच्चा। और ये वाला जो फ्रीक्वेंसी हुआ, ये हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हुआ। अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से सुन लो, इस तरफ मैंने लिया करंट का एम्पलीट्यूड, इस तरफ अपन ने रखा करंट एम्पलीट्यूड, और इस तरफ हमने रखा फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ध्यान देना, ओमेगा के टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो इस तरफ हमने लिया ओमेगा फ्रीक्वेंसी, इस तरफ लिया मैंने करंट आई। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमम करंट था, इसका मतलब ये जो था मेरा, ये मेरा रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी था, ओमेगा आर लिखा मैंने यहां पे। ध्यान से सुन लो बच्चा, देख भी लो, ये ओमेगा आर है। ठीक, अब जब ये मैक्सिमम करंट की वैल्यू अपना 1/√2 टाइम्स हो जाए, इसका मतलब, ध्यान से सुन लो, मान लो करंट की वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट की वैल्यू कितनी हो जाए, ये हो जाए I बिकम्स इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2, यानी ये हो जाएगा ई नॉट अपॉन √2R। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं यहां से ग्राफ प्लॉट करूंगा बच्चा, इस पर्टिकुलर चीज पे लेके जाऊंगा, ध्यान से देखो, हमको जो सीरीज रेजोनेंस कर्व मिला है उस पे दोनों तरफ एक पॉइंट मिलेगा, एक पॉइंट आपको राइट में मिल रहा है ओमेगा आर के, और एक पॉइंट आपको लेफ्ट में मिल रहा है। ये जो डिफरेंस आपको इनके बीच में दिख रहा है, देखो यहां से यहां ये वाला चीज, इसको मैं बोल देता हूं चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको भी मैं बोल देता हूं चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इन दोनों के बीच में ये टोटल डिस्टेंस आपको दिख रहा है, इसको हम बोल सकते हैं 2 डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, और इसको बच्चा हम बोलते हैं बैंड विड्थ। क्या बोलेंगे, बैंड विड्थ। ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स। अब देखो, दोनों तरफ हमने यहां पे, इधर एक वैल्यू मिला है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, मैं इसको ओमेगा 1 बोल देता हूं, मैं इसको ओमेगा 2 बोल देता हूं। ध्यान से सुनना बच्चा। तो ये जो ओमेगा 1 है आपका, ध्यान से देखो, क्या हम ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को ऐसे लिख सकते हैं क्या स्टूडेंट्स, फोकस होके बोर्ड पे देखना। ओमेगा 1 जो है, देखो ध्यान से, ये ओमेगा आर है, मतलब यहां से यहां ये ओमेगा आर है, और यहां से यहां ये डेल्टा डब्ल्यू है, राइट। तो मैं ओमेगा 1 को क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ओमेगा 1 इज नथिंग बट ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा। देखो ध्यान से। सिमिलरली ये जो ओमेगा 2 है, मैं इसको बोल सकता हूं बच्चा, ओमेगा 2 जो है दैट इज नथिंग बट ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा। तो अब स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको ग्राफ बताया, ये क्यों बताया, ध्यान से सुनना, हमको एक फॉर्मूला आप बच्चा याद करना है। फॉर्मूला क्या है, देखो, शार्पनेस, ध्यान देना, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज मेजर्ड इन सीरीज रेजोनेंस कर्व। ठीक है, अंडू करता हूं, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, ध्यान से सुन लो। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इन सीरीज रेजोनेंस circuit is measured by a coefficient। जो शार्पनेस होता है रेजोनेंस का, ये जो रेजोनेंस कर्व मैंने बनाया, इसका जो शार्पनेस है
ये शार्पनेस को अगर हमको सीरीज रेजोनेंस सर्किट में मेजर करना है तो इट इज मेजर्ड बाय अ कोएफिशिएंट कॉल्ड द क्वालिटी और क्यू फैक्टर एंड इज गिवन बाय, अब वो क्यू फैक्टर का फॉर्मूला सुन लो बच्चा। क्यू फैक्टर क्या होता है? ये रेशियो है किसका? एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन दीज टू। वो दो फ्रीक्वेंसी जिसपे जो करंट का वैल्यू है वो क्या हो जाए? अपने मैक्सिमम का 1/√2 हो जाए। तो देखो ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे, ये दोनों ही पॉइंट पे करंट की वैल्यू कितनी है? आई नॉट अपॉन रूट टू विच इज ई नॉट अपॉन रूट टू आर। तो इन दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, तो ये क्या लिख दूंगा मैं? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ध्यान से सुनते चलो, ओमेगा आर। अब देखो अगर मैं ओमेगा 2 ध्यान से देखो तो ओमेगा 2 किसके बराबर है? ओमेगा आर प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर, माइनस ओमेगा 1 किसके बराबर है? ओमेगा आर माइनस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा बच्चा, ये हो जाएगा ओमेगा आर अपॉन 2 डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। और हमने अभी थोड़े टाइम पहले क्या बात करा था? ओमेगा आर क्या होता है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वाला है ना। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 2 डेल्टा डब्ल्यू को मैंने क्या बोला, या ओमेगा को हमने क्या बोला? बैंडविड्थ। तो अगर आपसे कोई बोले ना कि क्यू फैक्टर निकालो सीरीज रेजोनेंस कर्व में, तो क्यू फैक्टर का वैल्यू क्या रहता है? इट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। ये एक चीज आप लोग ध्यान रखना बच्चा, कभी कभी अभी तक जनरली बोर्ड के पेपर में इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आया है, बट एंट्रेंसेस में हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपको मिले, इसलिए ये मैंने आपको समझा दिया है। आप यहां से इसको पढ़ सकते हो अच्छे से, ठीक है। आई गेस समझ में आया बच्चा। अब एक लास्ट टॉपिक बच गया बच्चा जिसका फॉर्मूला हमको पढ़ना है, ध्यान से देखना ना। ये होता है आपका एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन, ध्यान से सुन लो बच्चा। जब आप इंडक्टर और कैपेसिटर को एक सर्किट में कनेक्ट करते हो तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होता है, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर मस्ट बी इक्विवेलेंट टू एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर। तो जो एनर्जी स्टोर होता है कैपेसिटर में, वो जब जाता है इंडक्टर के पास, तो इंडक्टर और कैपेसिटर, एलसी ऑसिलेशन बेसिकली क्या होता है? इंडक्टर और कैपेसिटर का जो एनर्जी है वो आपस में एक्सचेंज होता है। टोटल एनर्जी कैपेसिटर वाला इंडक्टर के पास जाता है, फिर इंडक्टर वाला टोटल एनर्जी जो है वो कैपेसिटर के पास आता है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं हाफ CV स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला है जहां पे C कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटर का, V पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स, L आपका इंडक्टेंस हो गया इंडक्टर का, और I आपका करंट हो गया। तो LC ऑसिलेशन का एक फॉर्मूला हमको याद रखना है। इसके ऊपर टेक्स्ट बुक में आपको दो न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे बच्चा। एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर, हाफ CV स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर, ठीक है। आई गेस बच्चा आप सब लोगों को ये चीजें समझ में आई। तो अगर अगर आपको ये पूरा फॉर्मूला सेशन अच्छे से समझ में आया होगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज आता है, मैं मेरा इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे डाल दूंगा, आप उस पे आपके डाउट्स और क्वेरीज मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में बच्चा हम किसी दूसरे चैप्टर के फॉर्मूले और न्यूमेरिकल्स के लिए मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए मन लगा के, बोर्ड अच्छे से करिए, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। चलो सी यू।